गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर 16 का सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। फर्स्ट वीडियो में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयर पोल्यूशन करती हैं। आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की। आपको पता है कि हमारे घर में जितना भी कचरा होता है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम वाटर बॉडीज़ में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम पानी में डालेंगे तो वो कहीं एक तरह से हम अपना वेस्ट निकाल रहे हैं, तो वो सही है। बट एक्चुअल में क्या है कि वाटर जो है वो कोई हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी के अंदर ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस की वजह से जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स हैं, एस्चुरीज हैं, मतलब हर जगह का पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है। और ये चीज़ सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। तो इसी तरह से क्लीनलीनेस की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने 1974 में वाटर प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल एक्ट पास किया था, ताकि जितने भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं हम उनको ध्यान में रखा जा सके। तो इसको करने से पहले हमें डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वे मेन आप कह सकते हो वेस्ट चीज़ें हैं जो पानी में डाली जाती हैं। जब भी हम अपने घरों में कोई काम करते हैं, चाहे हम बर्तन धो रहे हैं, चाहे हम कपड़े धो रहे हैं, चाहे हम सब्जी को धो रहे हैं, हम हर चीज़ जो है उसको नाली में बहा देते हैं। तो अब जो भी मतलब हमारे घर से ये कचरा निकला, इसको हम सीवेज वेस्ट बोलते हैं। तो हमारे घर से निकलने वाला जो ये कचरा है ये जाता कहाँ है, या जो विलेजेस हैं वहाँ पर क्या होता है, जो ये सीवेज है इस सीवेज को अल्टीमेटली नदी में बहा दिया जाता है। तो क्या नदी में बहाने से पहले इसको ट्रीट किया जाता है, इसकी सफाई की जाती है? आई थिंक नहीं की जाती। अगर हमारी इस पानी के अंदर 0.1% इम्प्योरिटी भी आ जाती है तो वो सीवेज जो है ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं रहता है। जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो कि अगर हम वेस्ट वाटर देखें तो वेस्ट वाटर में चाहे 99.9% वाटर हो, लेकिन अगर उसमें 0.1% इम्प्योरिटीज़ भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिसमें कि सॉलिड चीज़ें जैसे कि सैंड, स्लिट या क्ले हो सकता है, कोलोइडल मटेरियल हो सकता है जैसे कि फीकल मैटर, बैक्टीरिया या कागज या कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं, या फिर कोई डिजोल्व मटेरियल हो सकते हैं जिन्हें हम खेतों में यूज़ करते हैं, खाद हो सकती है, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम एटसेट्रा। मतलब 0.1% इम्प्योरिटीज जो है वो भी हमारे लिए उस पानी को बिल्कुल अनसेफ बना देती हैं। तो इस सीवेज को हम किस तरीके से ट्रीट कर चुके हैं ये हमने माइक्रोब्स वाले लेसन में देखा था। और वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पानी में कोई सॉलिड चीज़ है, कोई ठोस चीज़ है, तो उससे रिमूव करना आसान है। लेकिन अगर हमारे पानी के अंदर कोई चीज़ ऐसी है जो डिजोल्व फॉर्म में है, जो घुली हुई है, जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट या न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उन्हें रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उसमें ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब जो आसानी से गल जाता है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल करके डिग्रेड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमें बीओडी पता लग जाए, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता लग जाए पानी की, तो उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि उसमें कितने माइक्रोब्स हैं, उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो डिग्रेड हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ भी हम ऑलरेडी 10th लेसन में कर चुके हैं कि बीओडी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मैटर, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अगर फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान ना हो तो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की तरफ हमें कंसेंट्रेशन बताई गई है, और अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ देखोगे तो एक्स एक्सिस की तरफ जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले है सीवेज डिस्चार्ज की, मतलब जो भी कचरा, जो भी घरेलू कचरा पानी में बहाया जाता है। तो यहाँ पर जो ये ब्लू वाली लाइन है, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बीओडी को, लेकिन जो रेड वाली लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिजोल्व ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि इन दोनों में अंतर क्या है। डिजोल्व ऑक्सीजन, जिसको मैं अपने लेक्चर में डीओ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगी, डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब है कि कितनी ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली हुई है, यानी कि कितनी ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल है ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए। मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फिशीज है,
उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और वो ऑक्सीजन पानी से लेते हैं। तो अगर पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फिशेस को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी सांस लेने के लिए, तो ज़्यादा फिशेस ग्रो करेंगी, मतलब उनका सर्वाइवल बढ़ जाएगा। लेकिन अगर बीओडी बढ़ जाती है, मतलब अगर उस पानी के अंदर हम ज़्यादा सीवेज डाल देंगे तो सीवेज के डालने की वजह से क्या होगा, बीओडी की वैल्यू बढ़ जाएगी। बीओडी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ गई। मतलब जब आप कचरा डालोगे पानी में तो उस कचरे की वजह से जो आपका पानी है उस पानी में ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाएगा तो उस ऑर्गेनिक मैटर को गलाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए उनकी संख्या बढ़ जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ेगी, बीओडी बढ़ेगी, तो इसका मतलब जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो वहाँ पे घट जाती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जो बीओडी है वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बीओडी ज़्यादा होगा तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम होगा, अगर बीओडी कम होगा तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर बीओडी ज़्यादा होगा तो पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब पोल्यूशन लेवल एक तरह से ज़्यादा है। और अगर बीओडी की वैल्यू कम है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन ज़्यादा, तो इसका मतलब पानी में साफ ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है तो ज़्यादा फिशेस ग्रो करेंगी। तभी आप देख सकते हो कि इस ग्राफ में स्टार्टिंग में जब यहाँ पर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन कम थी लेकिन बीओडी ज़्यादा थी, उस समय जो फिशेस थी वो मरने लग गई थी, मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाए और बीओडी घट जाए तो वही वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स रीअपीयर हो जाएंगे, मतलब कि वो हमारे लिए बेटर है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बीओडी से रिलेटेड है। ज़्यादा बीओडी का होने का मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो यहाँ से हम फिगर से देखकर ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं और ये आपका ग्राफ इम्पॉर्टेंट भी है। तो क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लेते हैं। अब क्योंकि सारी ऑक्सीजन उन्होंने इस्तेमाल कर ली तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो फिशेज या दूसरे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो मरने लग जाएंगे। इसके अलावा आपने कई बार ये भी देखा होगा, अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है या कोई जोड़ है तो उसमें आपने देखा होगा पानी के ऊपर हरी हरी परत चढ़ जाती है। तो क्या होता है, अगर हमारे पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट आ जाता है या फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो एल्गी है, जो प्लैंक्टोनिक एल्गी है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब एल्गी के लिए वो एक तरह से भोजन है। तो जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पानी में होंगे उतनी ही एल्गी की ग्रोथ एक्सेस में हो जाएगी और उससे हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, जिसको आप ऊपर एक हरे रंग की चादर के रूप में देख सकते हो। मतलब एल्गल ब्लूम की वजह से वाटर बॉडीज का कलर भी चेंज हो जाता है। अब क्या ये एल्गल ब्लूम अच्छी है? नो, इट इज़ नॉट गुड। इसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, मतलब पानी की क्वालिटी घटने लग जाती है, फिशेज मरने लग जाती हैं। इसके अलावा अगर इस पानी को कोई ह्यूमन बींग या एनिमल पी लेता है तो ये उनके लिए भी जहरीला है, जानलेवा है। इसके अलावा आपने कई बार ये भी देखा होगा कि नदी के पानी के अंदर हमें कुछ प्लांट्स तैरते हुए दिखते हैं जिनके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर फूल भी दिखते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको वो फूल बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन अगर आपको उसकी रियलिटी पता लगे तो आप भी जो है वो समझ जाओगे कि वो कितने हार्मफुल हैं। ये जो सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं ये है इकोर्निया क्रेसाइप, जिसको वाटर हियासिंथ भी बोलते हैं। ये एक तरह से वीड है। वीड मतलब खरपतवार है। खरपतवार होता है वो पौधा जो आपकी फसल के साथ ग्रो होकर वो सारे न्यूट्रिएंट्स छीन लेता है जो आपने अपनी फसल को दिए थे। मतलब जो चीज़ें आपने अपनी फसल को ग्रो होने के लिए दी थी वो सारी वीड लेके ग्रो कर जाती है, तो आपकी जो फसल है वो डेड होने लग जाती है। तो इंडिया में सबसे पहले वेस्ट बंगाल में इकोर्निया क्रेसाइप्स जो प्लांट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंट्रोड्यूस तो इसको इसलिए किया गया था क्योंकि उसके फूल बहुत ज़्यादा सुंदर थे, तो उसकी वजह से ये था कि भाई खूबसूरती लगेगी, लोग अट्रैक्ट होंगे। बट हुआ इसका उल्टा इफेक्ट। उसकी ग्रोथ इतनी फास्ट होती थी कि उसने धीरे धीरे पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लिया, जिसकी वजह से जो पानी के बहने का रास्ता था वो भी ब्लॉक हो गया। और उनकी ग्रो करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब इतनी जल्दी उनको हटाया नहीं जा सकता था जितनी जल्दी वो ग्रो होने लग जाते थे। तो इसलिए उनको टेरर ऑफ बंगाल भी नाम दिया गया, जिसके बारे में आप ऑलरेडी लेसन 1 में पढ़ चुके हो। और ऐसा भी देखा गया कि ये प्लांट्स भी ज़्यादातर उन वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं जो यूट्रोफिक है, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर या पोल्यूशन प्रेजेंट है। और इनकी वजह से
जो हमारी वाटर बॉडी का पूरा इकोसिस्टम डायनेमिक्स है वो सारा का सारा इम्बैलेंस हो जाता है। अब हमारे घरों से या हॉस्पिटल से जो कचरा निकलता है उनके अंदर कई बार बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में आपको पता है बीमारी होती है या किसी का एक्सीडेंट होता है, उसकी बैंडेज वगैरह भी होती हैं। तो उन चीज़ों को जब पानी में डाला जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डिसेंट्री, टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा। तो डोमेस्टिक सीवेज की बजाय अगर हम इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट वाटर की बात करते हैं, जैसे पेट्रोलियम है या पेपर मैन्युफैक्चरिंग है, मेटल एक्सट्रैक्शन है, मतलब इस तरह की फैक्ट्रीज में से भी जो गंद निकलता है उनमें बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, जैसे मरकरी और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं ये पानी में जाकर एक प्रोसेस करते हैं जिसे हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? बायो मीन्स लिविंग, मैग्निफिकेशन मतलब किसी चीज़ की कंसेंट्रेशन बढ़ते जाना। तो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे कह सकते हो, बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। यानी कि जब हम फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे जाते हैं, तो हर ट्रॉफिक लेवल पे जाने पर इस टॉक्सिकेंट की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये टॉक्सिक सब्सटेंस पहले ट्रॉफिक लेवल में जमा हुआ तो फिर ना तो ये मेटाबोलाइज हुआ, मतलब ना तो ये टूटा, ना ये एक्सक्रीट आउट हुआ, ये उसके शरीर में रह गया। फिर उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म ने खाया तो ये एज इट इज उसमें चला गया, फिर उससे अगले में चला गया। तो मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते इसकी मात्रा बढ़ेगी। मात्रा इसकी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपको पता है कि सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे रहने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो ये तो है नहीं कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के वो सिर्फ एक या दो चीज़ें खाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा खाए। फॉर एग्जांपल जैसे जू प्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स इतने सारे हैं, अगर मान लो इन सब के अंदर किसी केमिकल की कंसंट्रेशन है तो अगर एक मछली भी खाने लगे तो वो एक जू प्लैंक्टन को तो खाएगी नहीं, वो 50, 100, 150 जू प्लैंक्टन्स खाएगी। तो यानी कि उसके अंदर उस चीज़ की मात्रा 100 गुना बढ़ जाएगी। अब उसी मछली को जब कोई बड़ी फिश खाएगी तो बड़ी फिश भी एक छोटी मछली तो खाएगी नहीं, वो भी वैसी 50-100 छोटी मछली खाएगी, तो उसके अंदर भी वही मात्रा 50-100 गुना और बढ़ जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल आप जो याद रख सकते हो वो है मरकरी और डीडीटी, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर आपको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो डीडीटी का दिया हुआ है। डीडीटी होता है डाईफ्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन। ऑल्दो अब इसका जो है बैन कर दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल था। पहले इसको खेतों में इस्तेमाल किया जाता था छिड़काव के लिए एज अ पेस्टिसाइड। तो क्या होता था, जब ये डीडीटी पानी में आ जाती थी तो पानी के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन मान लो है 0.003 ppb, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, यानी कि बहुत कम है। जब पानी से इसको जू प्लैंक्टन ने ले लिया तो जू प्लैंक्टन में इसकी कंसेंट्रेशन 0.04 ppm हो जाएगी, मतलब बिलियन से वो मिलियन में पहुंच गई, यानी कि इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। फिर जब इसको स्मॉल फिश खाएंगी तो इसकी कंसेंट्रेशन और बढ़ जाएगी, 0.5 ppm हो जाएगी। फिर उस स्मॉल फिश को जब लार्ज फिश ने खाया तो डीडीटी की कंसेंट्रेशन 2 ppm होगी, और लार्ज फिश को जब किसी बर्ड ने खाया तो इसकी कंसेंट्रेशन 25 ppm हो जाएगी। तो मतलब हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाते इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आपको बायोमैग्निफिकेशन का क्वेश्चन आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसमें आप इस वैल्यू को लिख सकते हो। आप वैल्यूज अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हुए आपको वैल्यू हर बार बढ़ाते हुए दिखानी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, इसमें वो है यूट्रोफिकेशन। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाय न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट्स ऑफ इट्स वाटर, कि जैसे जैसे एक लेक बूढ़ी होती जाती है, मतलब उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाते हैं। क्या मतलब है, आपने देखा होगा अगर आप कोई नया नया तालाब बना हुआ देखोगे तो उसका पानी बिल्कुल क्लियर होगा, साफ होगा। जैसे जैसे वो तालाब पुराना होता जाएगा उसके अंदर कचरा जुड़ता जाएगा, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते जाएंगे, मतलब एक तरह से आपकी उस तालाब की उम्र बढ़ती जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन।
तो क्या होता है, जब यंग लेक है तो पानी ठंडा है, क्लियर है, बहुत कम जीव जंतु आपको उसके अंदर दिखेंगे। समय के साथ साथ क्या होगा, बारिश का पानी, इधर उधर नालियों का पानी उसके अंदर आएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करने लगेंगे। जैसे जैसे उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, धीरे धीरे उसमें प्लांट और एनिमल्स भी आके बढ़ने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे उनका जो कचरा है वो जाके लेक पे जमा होता रहेगा, मतलब लेक की जो चौड़ाई है वो कम होती जाएगी। फिर उसमें धूल, मिट्टी और कण आके जमा होते रहेंगे। मतलब जो लेक पहले बहुत ज्यादा चौड़ी हुआ करती थी, कचरा जमा होने की वजह से अब वो शैलो हो जाएगी और वार्मर, मतलब उसके अंदर गर्म होती जाएगी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेंगे, केमिकल्स रिलीज करेंगे। तो जो मतलब कोल्ड एनवायरनमेंट है वो एक तरह से हॉट एनवायरनमेंट में चेंज हो जाएगा। तो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहने वाले जीव तो रह नहीं पाएंगे, सिर्फ वार्म वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। फिर धीरे धीरे उसमें मार्श प्लांट्स यानी कि दलदल वाले पौधे ग्रो करने लग जाएंगे, जो धीरे धीरे उसके अंदर फैलते जाएंगे। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि अब जो लेक है उसके अंदर हर तरह के जीव जंतु और पौधे ग्रो कर जाएंगे। कुछ पौधे ऊपर तैरेंगे, कुछ आके नीचे हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे आप ये बोल सकते हो कि जो पानी वाली जगह थी, जो तालाब था, वो एक सूखे एरिया में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब ये लेक की एजिंग होनी लग जाती है। तो वैसे तो ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है और इसको होने में हजारों साल लग जाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारी वजह से, मतलब ह्यूमंस एक्टिविटीज की वजह से, इंडस्ट्रीज और घरों से इतना ज्यादा कचरा निकलता है, जिन्होंने इस एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर दिया है। इसको हम बोलते हैं कल्चरल एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। मतलब जो प्रोसेस पहले हजारों सालों में होता था, वो प्रोसेस अब 10, 20, 30, 40 साल में होने लग गया। तो ऐसा देखा गया है कि लास्ट सेंचुरी के कंपैरेटिवली हमारी अर्थ के बहुत सारी लेक्स जो है उनमें यूट्रोफिकेशन हुई है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने उसमें सीवेज, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला है। हमने उसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट डाले हैं, जिन्होंने न्यूट्रिएंट का काम करके एल्गी की ग्रोथ को बढ़ा दिया है। स्कम, मतलब वहाँ पे झाग बनने लगी है, बदबू आने लगी है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो गई है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरने लग गए हैं। इसके अलावा कुछ और पोल्यूटेंट्स भी उसमें डाले गए हैं, जिसकी वजह से फिशेज मर गई हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने उसकी पूरी जो क्वालिटी है वो खराब कर दी। मतलब हमने एक तरह से लेक की मौत करीब ला दी है, मतलब हमने उसको डेथ तक पहुंचा दी है। इसके अलावा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, उन प्लांट्स में से भी जो गर्म पानी है उसको डायरेक्टली जब नदी वगैरह में बहा दिया जाता है, तो वो भी एक पोल्यूटेंट है। कैसे? क्योंकि नॉर्मली वहाँ का जो पानी है वो ठंडा होता है, ठंडे पानी की वजह से वहाँ पे प्लांट्स और फिशेज अच्छे से रह पाते हैं। लेकिन जब एकदम से उनमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया जाता है, तो वो फिशेज और प्लांट्स उस गर्म पानी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उसकी वजह से भी हमारी बहुत सारी फ्लोरा एंड फोना, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज भी खत्म हो गई हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं पोल्यूशन करके हम हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म का नुकसान करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको केस स्टडी दी गई है वो है इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बेटा जुड़ा हुआ, मतलब अगर हम बहुत सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर लें तो उससे भी हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेथड है वो है कि आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेसेस को जोड़ा जाए। इसका एग्जाम्पल है कि आर्केटा एक टाउन है जो कैलिफोर्निया में पाया गया है। उस टाउन के लोगों ने और वहाँ के जो बायोलॉजिस्ट है, मतलब वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी। तो उस यूनिवर्सिटी में काम करने वाले बायोलॉजिस्ट और उस टाउन के रहने वाले जो लोकल लोग हैं, उन दोनों ने आपस में कोलैबोरेशन की, एक गठबंधन किया और उन्होंने मिलकर एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस बनाया है, जिसकी सहायता से पानी का सही इस्तेमाल हो सकता है। इस मेथड का ये फायदा है कि इसमें जो पानी की सफाई है वो दो तरीके से की जा सकती है। एक तरीका तो वही है जो काफी सालों से चलता आ रहा है, जिसमें कि पानी को पहले सेडिमेंट किया जाता है। सेडिमेंट मतलब कि उसके अंदर जो भारी चीजें हैं, जैसे पत्थर है, बजरी है, उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है ताकि वो नीचे बैठ जाए। फिर उसकी फिल्ट्रेशन, उसको छान लिया जाता है और फिर उसके बाद क्लोरीन डाली जाती है ताकि उसमें से बदबू निकल जाए और उसका रंग साफ कर दिया जाए। और उसके बाद, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, इस स्टेज के बाद ये देखा जाता है कि अगर उसमें कोई डेंजरस पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे कि कोई हैवी मेटल है, अगर वो भी रह जाता है तो उसको हटाने के लिए एक नया मेथड शुरू किया गया है।
उस नए मेथड में उन्होंने क्या किया, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने ऐसे जोड़कर 6 मार्शेज यानी कि 6 दलदली एरिया बना लिए। उन्होंने 60 हेक्टेयर्स का मार्शलैंड लिया, मतलब एक ऐसा एरिया उठाया जहां पर पहले से दलदल मौजूद थी, और उस 60 हेक्टेयर एरिया में उन्होंने 6 कॉलम्स बना दिए, मतलब 6 एक लाइन में एरियाज बना दिए। और फिर उसके बाद उन एरियाज के अंदर उन्होंने अलग अलग प्लांट्स, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को ग्रो कर दिया। लेकिन जो भी ये प्लांट्स, एल्गी और फंजाई और बैक्टीरिया, ये बहुत ही हिसाब से चुने गए कि मतलब एक के द्वारा बनाए गए जो पोल्यूटेंट है उसको दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो यूटिलाइज कर ले, मतलब एक का वेस्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट का काम करे। तो इसकी वजह से जो पोल्यूटेंट्स बनेंगे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, मतलब उनका प्रभाव खत्म कर दिया जाएगा, उनको एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा और उनसे किसी और बेटर फॉर्म में उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो जैसे जैसे इन मार्शेस में से पानी बहेगा तो उसके अंदर नेचुरल प्यूरिफिकेशन होती जाएगी। और ये मार्शेस जो है स्नेक सैंक्चुरी, मतलब एक आप ये कह सकते हो एक इन सीटू कंजर्वेशन मेथड भी आप इसको बोल सकते हो, अभयारण्य भी बोल सकते हो, क्योंकि इन मार्शेस में क्योंकि अलग अलग तरह के वो प्रेजेंट है तो इसकी वजह से इनमें फिशेज, एनिमल्स और बर्ड्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा देखी गई है, क्योंकि जिसको जैसा अपना फूड पसंद आया उसी के अकॉर्डिंगली उसमें बर्ड्स, एनिमल्स और फिशेज आके भी रहने लगे। तो उस कॉलोनी का एक लोगों ने अपना ग्रुप बनाया, उसको नाम दिया फ्रेंड्स ऑफ द आर्केटा मार्श यानी कि फोम, और उन लोगों को जिम्मेवारी दी गई कि आपने इस प्रोजेक्ट की बिल्कुल ध्यान रखना है। मतलब काम तो ये आइडिया ये सारा बायोलॉजिस्ट का था, लेकिन इसकी जिम्मेवारी वहाँ के लोकल लोगों को दे दी गई, क्योंकि लोकल बंदे जो है उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर ये देखा कि जब भी हमें अपने घर से किसी भी तरह का कचरा निकालना होता है तो उस कचरे को फेंकने के लिए भी हमें पानी चाहिए, यानी कि सीवेज बनाने के लिए भी हमें पानी का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हमारे पास पानी ना हो, या आप ये सोच के देखो कि आप जो लैट्रिन कर रहे हो, जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आप उस वेस्ट को फेंकने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करो तो क्या होगा। क्योंकि जनरली अगर हम एक बार वॉशरूम भी जाते हैं और हम टॉयलेट में फ्लश करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मतलब आप ये कह सकते हो लगभग 8 से 10 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। लेकिन कई जगह ऐसे जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ पर एक मेथड यूज़ किया जा सकता है जिसको इकोलॉजिकल सैनिटेशन बोलते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को फेंक सकते हैं, डिग्रेड कर सकते हैं ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स की हेल्प से, मतलब ऐसे टॉयलेट्स जिसमें हम वेस्ट को फेंकने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करते। ये एक प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जिससे कि ह्यूमन वेस्ट को आसानी से ठिकाने लगाया जा सकता है। इसमें क्या होगा कि जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसे इकट्ठा करके फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि हमें केमिकल फर्टिलाइजर की नीड नहीं होगी। और क्योंकि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए किफ़ायती भी है। तो इनको नाम दिया गया इको सैन टॉयलेट्स। इको मतलब इकोलॉजिकल एंड सैन मतलब सैनिटेशन। और ये केरला और श्रीलंका में बनाए भी जा चुके हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे एरियाज़ में भी इस मेथड को इस्तेमाल किया जा सके।